इंडिया आज को तो ऐसे आपने कई बार इंटरव्यू देखा होगा, कई एक्टरों का हमने इंटरव्यू लिया, लेकिन आज ऐसे फरिश्ता सिफत का इंटरव्यू लेने जा रहे हैं। उन्होंने ऐसे काम किए हैं, आप सुनिए उन्हीं की ज़बानी। देखिए इंडिया आज की खास रिपोर्ट। मुंबई के करीब बोईसर में नल वाला ट्रस्ट ने कई बेसहारों को दिया सहारा। इस संस्था के काम को मद्देनजर रखते हुए हुसैन नलवाला संस्था के जो चेयरमैन हैं, इनको अवार्ड से नवाजा गया। आज इंडिया आज पे हुसैन नलवाला से बात करेंगे हम। यूं तो दुनिया में गम कितना गम है, तेरा गम कितना कम है। हमारे साथ शब्बीर शेख जी है, फॉर्चूनर लाइफलाइन के करता धरता है। आप हुसैन नलवाला जी को अवार्ड दिए हैं, आप कुछ बताएंगे के बारे में? क्या दुनिया में कितना गम है, मेरा गम भी कितना कम है। मजहब नहीं सिखाता आपस में बैर रखना, हिंदी है हम वतन है हिंदुस्तान हमारा। सारे दुनिया में बहुत कम फरिश्ते हैं। मैं दिलीप कुमार के साथ था जो एजुकेशन के पीछे मरते थे। आज बच्चे जो जुल्म करते हैं माँ बाप पे, और कोई किसी की शादी नहीं होती है, कुछ नहीं होती है, और वो चीज़ें हैं। जब हम सर्वे किए, मेरे गॉडफादर नूरुद्दीन सेवाला ने उनसे दोस्ती कराई, तो मैं बोला कि ऐसे लोगों के साथ मिलजुल के, कंधे से कंधा मिला के हम बड़े से बड़ा काम करने की कोशिश करेंगे, एक बड़ा शोज करने की कोशिश करेंगे, और साथ साथ हम गवर्नमेंट से भी अप्लाई है कि इनको आगे बढ़ाए। शब्बीर शेख जी ने भी हुसैन नलवाला जी के लिए जितना बोलना चाहिए उससे कई ज़्यादा कहा है। इंडिया आज की पूरी टीम की तरफ से हुसैन नलवाला जी को सपोर्ट करेंगे, मदद करेंगे, जितना हो सके हम उनके अच्छे कामों को आपके जरिए से हमारे जरिए से आपको दिखाने की। सैयद साहब, आज आपने हुसैन नलवाला जी को अवार्ड दिया है शब्बीर शेख जी के साथ मिलकर फॉर्चूनर लाइफलाइन के माध्यम से, तो आप हुसैन नलवाला जी के लिए क्या कहें? हुसैन नलवाले जैसे इंसान जो है दुनिया में बहुत ही कम लोग हैं। ऐसे अच्छे लोगों की तादाद बहुत कम है और दुनिया में गम बहुत है। और ऐसे लोगों की गवर्नमेंट जो है मदद करना चाहिए आगे आकर। ये एक बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, बुजुर्गों को वगैरह को बहुत ही अच्छा। हम भी वहाँ पर विजिट किए हैं और उनकी जो खिदमत देखे, उनकी जो बहुत ही बेहतरीन है। ऐसा शायद ही कोई जो है संस्था इतनी उन लोग को खिदमत जो है फैसिलिटी देती होगी खाने पीने की वगैरह की। शुक्रिया सैयद साहब। हुसैन नलवाला जी ने कईयों का गम दूर करने के लिए एक ऐसा महल बनाया है जो कि बहुत कम लोग इस तरह का महल बनाते हैं। आज बात करते हैं हुसैन जी से। हुसैन जी, ये बताइए कि आपने किस तरह का महल बनाया और उस महल में क्या होता है? ये बोईसर के अंदर एक कॉलोनी है। कॉलोनी के अंदर करीब 10 बिल्डिंगें हैं। तो मैं जब देखने गया तो ये बिल्डिंग बिल्कुल तैयार थी, तो मुझे उसके अंदर वेटिंग पीरियड बिल्कुल नहीं था। आज बिल्डिंग खरीद लो, कल से तुम काम चालू कर सको, वो पोजीशन थी। तो फिर मैंने वो पूरी एक 10 बिल्डिंग के अंदर से एक बिल्डिंग पूरी खरीद ली। ग्राउंड प्लस 4 स्टोरीड है। तो उसके अंदर हर एक फ्लोर के ऊपर 4-4 फ्लैट है। तो वो फ्लैट को तोड़ के मैंने वहाँ पर ये पूरा सीनियर सिटीजन होम बनाया है। तो जहाँ ये ज़ईफ लोग, जिसके कोई होता नहीं है, बचपन में उन्होंने शादी नहीं की, अब उम्र हो गई, अब उनसे काम होता नहीं है, बच्चे हैं नहीं तो कोई संभालने वाला नहीं है, भाई बहन भी अभी उनको सपोर्ट नहीं कर सकते क्योंकि उनके भाई बहन भी सब बूढ़े हो गए हैं, वो अपने बच्चों के ऊपर डिपेंडेंट है, तो चाचा मामा को कौन संभालेगा? तो वो सब लोग हैं। उसके अलावा कई लोग ऐसे हैं जिसके बच्चे उनकी परवाह नहीं करते, उनको संभालते नहीं, मारते हैं, गाली देते हैं, और ये बुड्ढों को बेचारे को खाना तक नसीब नहीं होता, तो बिल्कुल जिंदगी से बेजार हो जाते हैं। ऐसे लोगों को हम ले आते हैं। हम इंडिया के दर्शकों को बताना चाहते हैं, हुसैन नलवाला जी ऐसे परिवार को सहारा बनते हैं जिनको बेटे ने भी ठुकरा दिया है, जिसकी उम्र ज़्यादा हो गई, अपने तो गए अपनाते नहीं हैं, हुसैन जी उनको अपना बनाते हैं। हुसैन जी बताइए, ये आपको दिमाग में कैसे आया, कब आया कि इस तरह से सीनियर सिटीजन को एक घर बनाना चाहिए, उनको खाना देना चाहिए रोज? ये बहुत साल पहले मैं लायंस क्लब का मेंबर था। तो लायंस क्लब ने एक मरतबा एक ओल्ड एज होम के अंदर खिदमत करते थे, पैसा देते थे। ये अंधेरी में है, अभी भी चल रहा है। क्रिश्चियन का ओल्ड एज होम है, महाकाली के एक रोड पे। उस जमाने में मेरी फैक्ट्री हुआ करती थी थाना अपना अंधेरी में। तो क्योंकि मेरी फैक्ट्री अंधेरी में थी, तो हफ्ते में 1-2 मरतबा में ये ओल्ड एज होम जाता था और वहाँ पर जो लोग रहते हैं उनको मैं देखता था। तो उस वक्त से मेरे दिमाग में था कि ऐसा कुछ मुझे करना है।
मगर उस वक्त क्या जवान था, काम में से फुर्सत नहीं थी, और ये बहुत जिम्मेदारी का काम है, तो वो पॉसिबल नहीं हुआ। आस्ते आस्ते जब एज हो गई, पेंडेमिक के बाद में मैं अपने बिजनेस से रिटायर हो गया, मेरे बेटे ने सब काम काज संभाल लिया, तो मेरे पास फुर्सत थी। फिर मैंने ये काम शुरू किया, और मैं सोचा कि भाई ये अब मुझे मेरे आखिरी दिन तक मुझे ये काम करना है। हुसैन जी, ये तो हो गई आपने जो सीनियर सिटीजन है उनको सहारा दिया है, लेकिन कई लोग ऐसे होते हैं जो 50 साल जब उम्र हो जाती है बीमार होने लगते हैं, किडनी की प्रॉब्लम होती है, तो ऐसे मेडिकल के लिए आपने उनको क्या क्या किस तरह से उनका इंतजाम हमने किया आपने? हमने क्या किया है कि हमारी ओल्ड एज होम के बहुत करीब करीब 4 किलोमीटर दूर एक हॉस्पिटल है, जी। वो भी चैरिटेबल हॉस्पिटल है। वो फ्री नहीं है, जी। बट चैरिटी में करते हैं, जी। नो प्रॉफिट नो लॉस बेसिस के ऊपर वो काम जी। करते हैं। उनसे मिला, उनके साथ में मैंने टाई अप किया है कि हमारे यहाँ जो कोई भी बीमार पड़ेगा हम उसको इस हॉस्पिटल में ले आएंगे, और क्योंकि ये चैरिटेबल हॉस्पिटल है, लूटमारी नहीं है। जी। नॉर्मल हॉस्पिटल में जाओ तो एक चीज अगर वो बीमारी है तो 4 चीज बताते हैं ताकि बिल बढ़े। यहाँ पर ऐसा नहीं है, ये लोग बराबर से इलाज करते हैं और रीजनेबल प्राइस चार्ज करते हैं, और हम पे करते हैं, हम देते हैं उनको पैसे। हुसैन जी, आपने जो सीनियर सिटीजन को अपना बनाया है, अभी आपके बिल्डिंग के अंदर कितने सीनियर सिटीजन हैं और उनको आप कितनी किस तरह की फैसिलिटी देते हैं, और आप कितनी जन वहाँ रखने की कैपेसिटी है आपकी, और कितने लोग को रख सकते हैं आगे चल के? मेरे पास में इस वक्त 35 लोग हैं। जी। मैंने 26 मई 2023 में शुरू किया था, जी। तब 5 लोग आए थे मेरे पास। जी। बढ़ते बढ़ते आज की तारीख में 35 हो गए हैं। मेरे पास 70-80 लोग को मैं रख सकूं, इतनी मेरे पास कैपेसिटी है, मगर मैं 40-45 पे बंद करूंगा, जी। क्योंकि जब तक और थोड़े लोग आ जाए, बराबर से सेट हो जाए, एक आध साल तक रुकूंगा, उसके बाद में फिर 50 पर ले जाऊंगा। अभी हमने क्या किया है, मेरे पास फर्स्ट फ्लोर पूरा खाली पड़ा है, सेकंड फ्लोर के ऊपर सिर्फ मेन मर्द लोग रहते हैं, थर्ड फ्लोर के ऊपर डाइनिंग रूम है और रिक्रिएशन रूम है और किचन है पूरे थर्ड फ्लोर पे। फोर्थ फ्लोर के ऊपर खाली खवातीन रहती है, खाली लेडीज को मैं रखता हूँ, ताकि वो अपने अलग रहे, ये अलग रहे। खाने के लिए दोनों थर्ड फ्लोर के ऊपर आते हैं, तो इस तरह है। जी अभी हुसैन जी। रह गया खाने पीने का। हमारे यहाँ दिन में 5 मरतबा खाना देते हैं, दुनिया में 3 मरतबा मिलता है, मैं 5 मरतबा देता हूँ। मैं इसलिए 5 मरतबा देता हूँ कि ये लोग कोई भी मील में ओवर ईटिंग ना करें। अभी ये बूढ़े हो गए, बूढ़े हो जाने से क्या है, इनकी इंटरनल सिस्टम बराबर काम नहीं करती है, सब एक चीज में डिफेक्ट आ गया है। ज्यादा खा लेंगे, हजम नहीं होगा, तो तबीयत खराब होगी। तो इन सबको मैंने समझाया है, कम खाओ, हर 2 घंटे के बाद मैं तुमको खाना दूंगा। तो सुबह नाश्ता देते हैं, हफ्ते में 4 मरतबा अंडा देते हैं, बाकी 3 मरतबा साउथ इंडियन ब्रेकफास्ट होता है। हुसैन जी, आजकल हिंदुस्तान के अंदर हिंदू मुस्लिम बहुत चल रहा है, ऐसे में आपने सीनियर सिटीजन को अपनाया है। अब ये मेरा सवाल आपसे है कि आपने किसी एक ही कौम के लोगों को अपनाया है कि हर मजहब के लोग हैं? मेरे पास में कोई एक कौम का नहीं है, मैं किसी एक कौम की खिदमत करने के लिए नहीं बैठा हूँ। जी। मेरे पास में मल्टीपल कौम के लोग हैं, मेरे पास में बोरा है, मुस्लिम कम्युनिटी के लोग हैं, हिंदू है, जी। पारसी है, जी। और बौद्ध धर्म से भी एक आदमी है, और एक और है जिसको हम बाही बोलते हैं, जी। बाही धर्म की लेडी भी एक है हमारे पास। जी हुसैन जी, आप तो फरिश्ता सिफत मैं कहूँगा, क्योंकि जो आपने हर मजहब को अपनाया है, गले लगाया है, ऐसे में बहुत बड़ी बात है। आपका अगला कदम क्या होगा इसके अलावा, और समाज के लिए क्या अच्छा करोगे? अभी मेरे पास ये ओल्ड एज होम चल रहा है, लेते वक्त मैं किसी के नाम नहीं देखता, मैं उसकी तकलीफ को देखता हूँ कि मैं इनकी कैसे खिदमत कर सकता हूँ, चाहे वो हिंदू हो या मुसलमान हो, मेरे यहाँ कोई फर्क नहीं है हिंदू मुसलमान का। इसके अलावा मैंने ग्राउंड फ्लोर के ऊपर मेरे पास जगह और अवेलेबल थी,
तो वहाँ पे मैंने डायलिसिस सेंटर खोला है। जी। मेरे पास में 6 डायलिसिस मशीन है जी। और 200 रुपये लेके मैं डायलिसिस कराता हूँ। अभी इसमें ऐसा है कि एक महात्मा ज्योतिबा फुले स्कीम है जी। गवर्नमेंट ऑफ महाराष्ट्र की। जी। वो स्कीम के अंदर जो बिलो पॉवर्टी लाइन के लोग हैं, जी। जिसके पास में ऑरेंज राशन कार्ड है, जी। उनको गवर्नमेंट फ्री फैसिलिटी देती है, उनको मैं नहीं लेता। जी। बहुत सारी हॉस्पिटल है, उन लोगों को मैं वहाँ भेज देता हूँ क्योंकि उसको मेडिकल फैसिलिटी फ्री मिलती है। गवर्नमेंट हॉस्पिटल को 950 रुपये देती है, जी। तो उसको पूरा पैसा मिल जाता है। जी। मगर जो वाइट कॉलर लोग हैं, जी। जो ऑफिस में काम करते हैं, क्लार्क, प्यून, उनके पास में ऑरेंज राशन कार्ड नहीं है, जी। उनको 1500 से 2500 रुपये देना पड़ता है एक डायलिसिस का। जी। उसके घर में अगर उसके माँ बाप बीमार हो गए तो महीने का 20,000 रुपये का खर्चा होता है। 20,000 तो उस गरीब का पगार नहीं होता, तो उसके माँ बाप इलाज नहीं कर पाते, बेमौत मर जाते। मैं उनको लेता हूँ। जी हुसैन भाई, एक सवाल और है। आप जो अपने खर्चे से इतना बड़ा काम कर रहे हो, ऊपर वाला मालिक जो है आपसे काम ले रहा है, गवर्नमेंट से आप किस तरह की हेल्प चाहिए, चाहिए आपको नहीं चाहिए? क्योंकि गवर्नमेंट भी कोई ना कोई काम में आपसे कंधे से कंधा मिलाए खड़े रह सकती है। गवर्नमेंट की तरफ से मुझे कुछ नहीं मिल रहा है क्योंकि मेरे पास ज्योतिबा फुले स्कीम है नहीं। जी। तो ज्योतिबा फुले स्कीम नहीं होने से मुझे गवर्नमेंट एक पैसा देती नहीं है। जी। मैं 200 रुपये लेता हूँ डायलिसिस करने के लिए जो आता है, जी। जो 1200-1500 बाहर देते हैं उसके पास से मैं सिर्फ 200 रुपये लेता हूँ। 750 रुपये मेरा ट्रस्ट देता है। जी। जिस आदमी को मैंने जिंदगी में कभी देखा नहीं है, जिसका मुझे नाम नहीं मालूम है, जिसका मुझे धर्म नहीं मालूम है, वो अगर आके मेरे यहाँ डायलिसिस कराता है, उसके ऊपर मेरा ट्रस्ट 750 रुपये देता है। हुसैन जी, अगर गवर्नमेंट आगे आती है, गवर्नमेंट से आप सहायता मांगते हो आपके ट्रस्ट के लिए, किस तरह से गवर्नमेंट सहायता करे, आपकी संस्था को आगे बढ़ाए? मुझे मुझे आगे जाके ज्योतिबा फुले स्कीम के अंदर रजिस्ट्रेशन कराना पड़ेगा। जी। जब मैं वो करा लूंगा तब मुझे गवर्नमेंट की तरफ से ये पैसा मिलेगा। हुसैन जी, आपने ये जो चैरिटी का काम शुरू किया है, आप और किस तरह की चैरिटी करते हैं? अभी एक और चीज मैं कर रहा हूँ, वो है बच्चों को जो ज्यादा पढ़े लिखे नहीं है, 8 स्टैंडर्ड 10 स्टैंडर्ड के बाद में जो लड़के लोग छोड़ देते हैं और ये मोटरसाइकिल के ऊपर घूमते रहते हैं स्क्वैगी के अंदर, या क्या नाम वो खाना चलाते हैं, खाना डिलीवर करते हैं ना, डिलीवरी करते हैं, डिलीवरी वो काम करते हैं, या वी फास्ट के अंदर काम करते हैं। वहाँ उनकी जिंदगी कुछ आगे नहीं बढ़ती। जी। वो जिंदगी भर मोटरसाइकिल ही चलाता है जी। और कुछ सीखता नहीं। अभी तो ठीक है, आज से 10 साल के बाद में उसकी कैपेसिटी कम हो जाएगी तो उसकी इनकम कम हो जाएगी, जी। और खुदा ना खास्ता अगर एक्सीडेंट हो गया तो उसकी जिंदगी तबाह। इन लोगों को लिए वो मैं टाई अप किया है साबू सिद्दीक इंस्टीट्यूट के प्रिंसिपल के साथ में। उनका नाम है जैबुन्निसा मलिक। उसके साथ में मैंने टाई अप किया है। हम लोग कुरला के अंदर क्लासेस चलाते हैं, इनको कंप्यूटर सिखाते हैं और कंप्यूटर के ऊपर उसको डिप्लोमा देते हैं। डिप्लोमा देने के बाद में उसको एक जॉब देंगे। 6 महीने 8 महीने का कोर्स है, 20,000 रुपये का एक कोर्स है। ये गरीब बच्चे हैं, इनके पास में पैसे नहीं है, तो उसको पास से 4,000 से 5,000 रुपये लेते हैं। 16,000 से 15,000 से 16,000 रुपया मेरा ट्रस्ट एक बच्चे के ऊपर देता है। इस तरह के 100 बच्चे वहाँ सीखते हैं। ये आपने ट्रस्ट कब खोला? ट्रस्ट का नाम क्या? नलवाला फाउंडेशन 2022 के अंदर हमने खोला है। जी। और ये अभी कर रहे हैं। ये 5,000 रुपये या 4,000 रुपये भी इसलिए देते हैं कि अगर बिल्कुल पैसा तो बच्चा इंटरेस्ट नहीं लेता। जी। 2 दिन आता है, 4 दिन नहीं आता, क्योंकि उसने अपनी जेब से कुछ डाला नहीं है, तो आता नहीं है। ये पैसा लेने का मकसद सिर्फ ये एक ही है कि उसकी जेब से अगर 2 पैसा जाता है तो क्लासेस बराबर अटेंड करेगा, तो करते हैं। इसके अलावा अभी ये 4 महीने हो गए, दूसरे 3-4 महीने बाकी है। मेरे पास में 75 बच्चे तैयार हो जाएंगे जिसको हम जॉब देंगे। अरे 75 बच्चों को नौकरी मिल जाएगी।
इसके अलावा कश्मीर के अंदर बहुत बुरी हालत है। जी। लोग पतरे के शेड में रहते हैं, टेंट के अंदर रहते हैं, इतनी खराब हालत है वहाँ पे। उन लोगों के लिए मैं घर बना के दे रहा हूँ, बहुत अच्छी पक्का घर, ताकि विंटर के अंदर जो -22 डिग्री टेम्परेचर के अंदर किसी को रहना, मर जाता है। हुसैन जी, फिल्म जगत में एक नाम आता है अमिताभ बच्चन जी का, जो बिग बी के नाम से जाने जाते हैं। सोशल जो आप काम कर रहे हैं उसमें सोशल के नजरिए से, मेरे नजरिए से आप बिग बी अमिताभ बच्चन जैसे हो, हुसैन नलवाला। आप अब्बा भी है, बड़े अब्बा भी है, दादा भी है, तो आप अपना परदादा भी हूँ। परदादा भी है। तो आप मैं अपने दर्शक के लिए आपकी ज़बानी सुनना, आपका बैकग्राउंड बताइए, आपके परिवार में कौन है और कारोबार क्या है, और लोग मैं आपको दुआएं देंगे भी। मेरा मेरा कारोबार दुबई में है, मेरी फैक्ट्री है वहाँ पर। मैं कंस्ट्रक्शन केमिकल बनाता हूँ। मेरे घर के अंदर मेरे से बड़ी एक बहन है, मेरे से एक छोटा भाई है। माँ बाप गुजर गए। मेरे 2 बच्चे हैं, एक बेटी है, एक बेटा है। दोनों दोनों अपने अपने घर में खुश है, दोनों के पास अपनी औलादें हैं। मेरी बेटी के घर के अंदर बेटा बेटी दोनों की शादी हो गई, बेटी को भी बच्चा है। तो मैं नाना भी हूँ, मैं परनाना भी हूँ। हुसैन जी, आप जीरो से हीरो कैसे बने? आप अपने कारोबार में शुरुआत के दौर से कैसे, हर कोई आदमी ऊपर नहीं जाता है, लेकिन शुरुआत में जो स्ट्रगल होता है, हम हमारे दर्शकों को आपकी ज़बानी सुनाना चाहते छोटी उम्र के अंदर मेरे वालिद का इंतकाल हुआ। मैं 21 साल का था जब मेरे वालिद का इंतकाल हुआ, और घर का बड़ा बेटा होने की वजह से सारी जिम्मेदारी मेरे पर आई थी। ईमानदारी से काम करने की नीयत थी, यही हमको ट्रेनिंं थी। ईमानदारी से काम किया, तरक्की हुई, आज इस मकाम पर पहुंच गए। अब मेरा बेटा संभालता है, जी। तो मैं फ्री हो गया। मैं अभी इसके अंदर लग गया हूँ, सोशल सर्विस के अंदर। बहुत बहुत शुक्रिया इंडियाज़ को, आपने अपना कीमती समय दिया। हुसैन नलवाला जी थे, जितने बोले जाए उतनी कम है। तारीफ बहुत हकदार है, ऊपर वाला देखता है, ऊपर वाले की तीसरी आँख भी इनकी नज़र रखी है, और ऊपर वाला इनसे काम ले रहा है। हर कोई ऐसे लोग आना चाहिए, जैसे हुसैन नलवाला जी आगे आए लोगों की मदद के लिए। हम तो यही कहेंगे, हुसैन नलवाला जी आगे बढ़िए, इंडियाज़ की टीम भी हमारे आपके साथ है। मैं इंडियाज़ के लिए सलाम का जी।